हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम दिल का क्या कसूर एक दर्द भरी प्रेम कहानी का 19वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। श्री की बात सुनकर रणविजय ने अपना सर झुकाकर श्री की तरफ देखा, जो सामने समुद्र की तरफ देख रही थी। उसने श्री से पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है श्री? तो श्री ने चेहरा उठाकर रणविजय की तरफ देखा, फिर कुछ सोचते हुए कहा, रणविजय, मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। रणविजय ने कहा, कौन सी बात तुमने मुझसे छुपाई है, बताओ मुझे। तो कुछ देर चुप रहने के बाद श्री ने कहा, वो कुछ दिनों पहले, तुम्हें याद है ना, जब मैं तुम्हारी ऑफिस आई थी? तो रणविजय ने याद करते हुए कहा, तुम तो मेरे ऑफिस कई बार आई थी, तुम कब की बात कर रही हो? तो श्री ने कहा, जब मैं पहली बार तुम्हारे ऑफिस आई थी तुम्हारा लंच लेकर, मैं तब की बात कर रही हूँ। तो रणविजय ने याद करते हुए कहा, ओह हाँ, उस दिन। हाँ तो फिर? तो श्री ने कहा, जब मैं घर वापस लौट रही थी ना, तब। कहते कहते श्री रुक गई। रणविजय ने अब जोर देते हुए कहा, आगे बोलो श्री, ये पहेलियां क्यों बुझा रही हो? क्या हुआ था उस दिन? श्री ने रणविजय का हाथ अपने हाथों में थामते हुए कहा, उस दिन रास्ते में मुझे अभय रायचंद मिला था और उसने मेरे साथ बदतमीजी। ये कहते कहते श्री रुक गई, क्योंकि उसे पता था कि अब रणविजय जरूर उस पर बहुत गुस्सा करेगा। और ऐसा हुआ भी। रणविजय अब उसे गुस्से से घूरते हुए बोला, और ये बात तुम इतने दिनों बाद मुझे आज बता रही हो? श्री ने बेचारी वाली शक्ल बनाते हुए कहा, वो मैं नहीं चाहती थी तुम गुस्से में आकर कोई गलत कदम। तभी रणविजय ने श्री को डांटते हुए कहा, इडियट, उस अभय रायचंद को अगर मैं सबक सिखाता तो क्या वो गलत कदम होता? तो श्री ने अपनी बात सही करते हुए कहा, मेरा कहने का मतलब था कि तुम्हें गुस्सा बहुत आता है और मैं नहीं चाहती थी कि अब हमारी लाइफ में किसी की भी वजह से कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो। और मैंने सोच लिया था कि अगर अभय रायचंद दोबारा मेरे साथ कोई बदतमीजी करता है तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगी। लेकिन फिर पता नहीं क्यों कुछ दिनों से मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी। मुझे डर है कहीं वो हमारी शादी में किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। रणविजय ने गुस्से से श्री के हाथ को पकड़ते हुए कहा, उस अभय रायचंद की कोई औकात नहीं है श्री, कि वो हमारी शादी में किसी भी तरह की दखल अंदाजी कर सके। फिलहाल तुम उसकी चिंता मत करो, मैं उसे संभाल लूँगा। तुम सिर्फ हमारी शादी पर और हमारी लाइफ पर फोकस करो। और हाँ, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना। श्री ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ तुम तो हो, तो मैं तुम हो तो मैं किसी से नहीं डरूंगी। और मैं इतनी भी कमज़ोर नहीं हूँ, मैं वो पहले वाली श्री थोड़ी रही हूँ जो किसी से डरूं। उस दिन मैंने एक रख कर दिया था अभय रायचंद को। रणविजय ने हंसते हुए कहा, क्या बोला तुमने? रख दिया था? रख कर रख दिया था? तो श्री ने अपनी बत्तीसी दिखाते हुए कहा, वो क्या है ना, मैंने बहुत सारी मूवीज़ देखी हुई है, तो उसमें डायलॉग बोलते हैं ना कि मुझसे पंगा नहीं लेने का, एक धर के दूंगा। तो मैंने भी कुछ सीख लिए ताकि इस टाइप के लोगों को हैंडल कर सकूं। श्री जिस तरह से बात को बोल रही थी, रणविजय अब उससे हंसे बिना नहीं रह सका। उसने श्री को एक टाइट हक करते हुए कहा, चलो बाकी का बहुत कुछ भी मैं तुम्हें सिखा दूंगा। अब घर चलें या सारी रात यहीं बैठे रहने का इरादा है? तभी श्री को याद आया कि वो काफ़ी देर से यहीं पर ही है। उसने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, हे भगवान, मैं तो भूल ही गई, सिवी घर पर मुझे याद कर रही होगी। चलो रणविजय, जल्दी से चलते हैं। ये कहकर श्री जल्दी से उस दीवार से नीचे उतरी। रणविजय भी उसके साथ आते हुए बोला, सिवी की तुम फिक्र मत करो, उसे वैसे भी बहुत बड़ी फैमिली मिल गई है, ज़रूर वो किसी न किसी के साथ खेल रही होगी। श्री वापस गाड़ी में आकर बैठ गई। श्री ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपनी बेटी के लिए बहुत खुश हूँ रणविजय, वो वाकई में अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश रहती है। कुछ ही देर में श्री और रणविजय वहाँ से निकल गए। अरे क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, खा ही जाओगे क्या? निकू तरुण की पकड़ से छूटने के लिए बार बार कोशिश कर रही थी। तरुण उसे किस किए ही जा रहा था। तरुण उसे ऐसे किस कर रहा था जैसे निकू को छोटी बच्ची हो। वाकई में तरुण को निकू बहुत क्यूट लगती थी और उसके फूले हुए गाल देखकर तरुण का मन तो उसे बाइट करने का करता था। निकू बार बार अपना चेहरा इधर उधर कर रही थी, पर तरुण मान ही नहीं रहा था। निकू ने जल्दी से तरुण को अपने ऊपर से दूर धकेला और जैसे ही वहां से उठकर भागने लगी, तरुण ने वापस उसे बेड पर खींच लिया। एक बार फिर से उसके ऊपर आते हुए कहा, अब भाग कर कहाँ जाओगी? अब तो मुझे पूरा लाइसेंस मिला हुआ है तुम्हें अच्छे से जमकर परेशान करने का। निकू ने फिर से कहा, मत करो ना, तुम मुझे बहुत परेशान कर रहे हो। तरुण ने हंसते हुए निकू की गाल पर किस करते हुए कहा, मेरी जान, तुम्हें अब मैं परेशान नहीं करूँगा तो कौन करेगा? और तुम मुझे आज इतनी क्यूट लग रही हो ना, मन चाह रहा है कि तुम्हें ऊपर से नीचे तक ढेर सारी किसेस दूँ। निकू ने तरुण के कंधे पर मारते हुए कहा, और मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें बहुत सारा
मारूं। तरुण ने हंसते हुए कहा, तुम्हें जो करना है करती रहो, तुम्हारी छोटी छोटी हाथ से मुझे कुछ नहीं लगने वाली। ये कहकर तरुण एक बार फिर से निकू के ऊपर टूट ही पड़ा। निकू भी समझ गई उसका ये सरफिरा पति उसे छोड़ने वाला नहीं है। दरअसल जब से तरुण और निकू की फर्स्ट नाइट हुई थी तब से निकू उस पेन की वजह से थोड़ा सा तरुण के पास आने से कतरा रही थी। इसलिए तरुण के रूम में आने से पहले वो ब्लैंकेट से खुद को कवर करके सो जाया करती थी। तरुण उसे जगाने की बहुत कोशिश करता था लेकिन वो भी जैसे ठहाका मार के पड़ी रहती थी, जिस वजह से तरुण कई बार अपना मन मार कर सो जाता था। लेकिन आज तो वो उसे छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। उसने जल्दी से निकू के होठों पर अपना कब्जा जमा लिया और उसे पैशनेट किस करने लगा। निकू बार बार अपना चेहरा इधर उधर कर रही थी क्योंकि तरुण उसे बहुत ही वाइल्डली किस कर रहा था। छोटी सी निकू के लिए ये सब बर्दाश्त करना थोड़ा मुश्किल था। ऐसा नहीं था कि निकू के दिल में तरुण के लिए फीलिंग्स ना हो, फीलिंग्स तो थी, लेकिन तरुण तो उस पर ऐसे हावी हो जाता था जैसे निकू उसका शिकार हो। काफ़ी देर तक तरुण ने अपनी भरपूर मनमानी निकू पर दिखाई और कुछ देर बाद उसके बगल में ही लेटकर हाँफते हुए निकू को देखने लगा, जो थक कर अपनी आंखें बंद कर लेटी हुई थी। दरअसल निकू में अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपनी आंखें खोलकर तरुण को घूर भी सके। उसे तरुण पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। तरुण ने निकू को अपनी बाहों में भरते हुए उसे अपने ऊपर किया और उसके बालों को सहलाते हुए कहा, सॉरी, मैं आज भी वाइल्ड हो गया ना, पर क्या करूं, तुम ही ज़्यादा क्यूट हो और तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी। अब निकू ने थकी हुई आवाज़ में कहा, मैं तुम्हें रोक नहीं पाती हूँ ना, इसलिए तुम मुझसे मनमानी करते हो। अगली बार तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी सच में। ये कहते हुए निकू शांत हो गई। तरुण ने हंसते हुए कहा, तुम हर बार मुझे रोक नहीं सकती हो। कुछ दिनों से देख रहा हूँ, जब देखो मुझे अवॉइड करने की कोशिश करती हो। आखिर तुम्हारा पति हूँ, शादी की है मैंने, हक है मेरा। निकू ने चेहरा उठाकर तरुण की तरफ देखा। उसे तरुण पर बहुत गुस्सा आ रहा था, तो तरुण ने अपनी बाहें चढ़ाते हुए कहा, व्हाट, ऐसे क्यों देख रही हो, मारना है मुझे, बोलो। निकू ने अपना सर हाँ में हिलाया तो तरुण ने कहा, ठीक है, तुम्हें मुझे जितना मारना है मार लो, मुझे क्या ही फर्क पड़ने वाला है। ये कहकर तरुण एक मजाक उड़ाने वाली स्माइल के साथ उसे देखने लगा, जो निकू को चिढ़ाने के लिए काफ़ी था। उसने गुस्से से तरुण के कंधे पर जोर से बाइट किया। तरुण ने भी उसे नहीं रोका और अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, क्योंकि निकू के छोटे छोटे दांत जिसे उसके कंधे में गड़ाए गए थे। बाइट करने के बाद निकू थोड़ा अच्छा फील करने लगी। तब तरुण से दूर हुई और फिर से उसे गुस्से से देखते हुए बोली, अगली बार और भी बाइट करूँगी, अगर मुझे ऐसे परेशान किया तो देख लेना, कुछ ही दिनों में तुम्हें मेरा यूँ परेशान करना भी पसंद आने लगेगा, क्योंकि तुम इन समय पूरी तरह से कंफर्टेबल हो जाओगी, फिर तुम्हें भी ये सब अच्छा लगने लगेगा। तरुण की बात सुनकर निकू का चेहरा शर्म से लाल हो गया, जो पहले ही काफ़ी लाल था। उसने अपना चेहरा तरुण के गले में घुसाते हुए कहा, कहाँ से सीखी तुमने इतनी बेशर्मी भरी बातें, बोलो। तरुण ने हंसते हुए कहा, तुम्हें सीखनी है। निकू ने चिढ़ते हुए कहा, नहीं सीखना। तरुण ने निकू को टाइटली हग करते हुए कहा, पर मैं तुम्हें सिखाऊंगा, फिर तुम भी मेरी तरह ऐसी बातें करोगी। निकू तो यही सोच रही थी कि अपने पति को कैसे हैंडल करे, इसलिए उसने अब चुप रहना ही सही समझा। वो समझ गई थी कि वो जितना बोलेगी तरुण उतना ही ज़्यादा अपनी बेशर्मी उसे दिखाएगा, इसलिए उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली। पर शायद तरुण अभी पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं हुआ था। वो अभी निकू को और भी भर के प्यार करना चाहता था, पर अपनी छोटी बीवी की हालत देखकर तरुण ने फिलहाल के लिए अपने आप को कंट्रोल करना ही सही समझा, क्योंकि उसे पता था कि निकू अभी इतना कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती है। इसलिए फिलहाल उसने भी प्यार से निकू के बालों को किस किया और अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं दूसरी तरफ आस्था को रात को अक्सर शावर लेकर सोने की आदत थी। वो शावर लेने के बाद नाइट सूट पहने वॉशरूम से बाहर आई और ड्रेसिंग के सामने खड़े होकर अपने बालों को ड्राई करने लगी। वहीं अमन, जो हेड रेस्ट से टेक लगाए हुए अपना फ़ोन चेक कर रहा था, उसने एक नज़र आस्था की तरफ देखा। आस्था के भीगे हुए बाल और ताजगी से भरा चेहरा देखकर अमन के फेस पर स्माइल आ गई। वहीं अपने पर अमन की नज़र महसूस कर आस्था ने पलटकर अमन की तरफ देखा तो अमन ने जल्दी से अपनी नज़रें वापस फ़ोन पर गड़ा ली और ऐसे जताने लगा जैसे उसने आस्था पर ध्यान ही ना दिया हो। आस्था ने मन ही मन कहा, अभी तो ये मुझे देख रहे थे, मैंने मिरर से देखा, फिर ऐसे नाटक क्यों कर रहे हैं जैसे मुझे देख ही ना रहे हों। ये सोचकर आस्था ने फिर से अपने बालों को ड्राई करने लगी। अब अमन ने वापस आस्था की तरफ देखा और मन ही मन कहा कि इस लड़की को जब भी देखता हूँ तो ये मुझे पहले से कई ज़्यादा खूबसूरत क्यों नज़र आती है। क्या वाकई में
खिले हुए गुलाब की तरह है, बेइंतहा खूबसूरत। आस्था ने ड्रायर को ड्रेसिंग पर रखा और आकर बेड पर घुटनों के बल बैठ गई और अमन और खुद के बीच में पिलो की बॉल सेट करने लगी। अमन ने कहा, इसकी क्या ज़रूरत है आस्था? आस्था ने कहा, मुझे ज़रूरत है। तो अमन ने कहा, पर हम लोग हस्बैंड वाइफ है ना? तो आस्था ने कहा, हाँ वो तो है, पर अब इससे आगे आस्था नहीं बोल पाई। अमन ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें ऐसे तसल्ली मिलती है तो, लेकिन डोंट वरी, मेरा सेल्फ कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। जब तक तुम नहीं चाहोगी मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा। आस्था ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आप पर ट्रस्ट करती हूँ अमन जी, लेकिन आप समझ सकते हैं ना कि अचानक से ये सब तो मेरे लिए कितना मुश्किल होगा। अमन ने भी गहरी सांस लेते हुए कहा, ओके, तुम्हें जो करना है वो करो। फिर मन ही मन कहा, मैं भी देखता हूँ ये पिलो की वॉल कब तक हम दोनों के बीच में रहती है। अब अमन ने कहने को तो कह दिया था कि उसका सेल्फ कंट्रोल बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वही जानता था कि अपनी खूबसूरत बीवी को देखकर अमन का कंट्रोल खुद अपने ऊपर से ज़्यादा रहता था। लेकिन वो आस्था को किसी भी तरह से फोर्स नहीं करना चाहता था। वो समझ रहा था कि आस्था के लिए भी ये सब अचानक ही हुआ है, या तो शायद इसी वजह से वो इन सब में कंफर्टेबल नहीं है। आस्था अमन की तरफ पीठ करके बेड पर लेट गई और अपनी आंखें बंद कर ली। अमन भी पिलो की दूसरी तरफ साइड बेड पर लेट गया और आस्था की तरफ ही करवट लिए हुए उसकी बैग को देखने लगा। अमन काफ़ी देर तक ऐसे ही लेटे हुए आस्था को देख रहा था, या कह सकते हैं कि आस्था के गहरी नींद में होने का इंतजार कर रहा था। और जैसा कि उसके इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, आस्था की गहरी सांसों को सुनकर वो समझ गया कि आस्था सो चुकी है, और ये देखकर उसके फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने जल्दी से वो पिलो की वॉल को अपने बीच से हटाया और सारे कृष्ण फर्श पर फेंक कर आस्था के करीब आकर लेट गया। आस्था सो चुकी थी, इसलिए उसे अमन के पास आने का एहसास नहीं हुआ। अमन ने आस्था की कमर में हाथ डालकर उसे अपनी तरफ पलटा और अपनी बाहों में भर लिया। आस्था में नींद में होने की वजह से अमन के सीने में सिमट कर वापस सो गई। अब जाकर अमन को एक सुकून का एहसास हो रहा था, वरना वो लड़की जो पहली नज़र का प्यार बनी थी और अब उसकी बीवी थी, उससे ज़रा से भी दूरी अमन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अमन ने अपना चेहरा आस्था के गले में छुपा लिया और धीरे से उसके कान के नीचे के हिस्से को किस करने के बाद अपनी आंखें बंद कर ली। आस्था से आ रही भीनी भीनी खुशबू अमन के बेचैन दिल को राहत पहुंचा रही थी, और शायद यही वजह थी कि अब जाकर अमन एक सुकून की नींद में सो चुका था। सुबह सुबह पंडित जी हवन की तैयारी कर रहे थे। दरअसल आज से रणविजय और श्री की शादी की रस्में शुरू होने वाली थी। श्री को सुबह सुबह एक पूजा में बैठना था, इसलिए वो जल्दी नहाकर कादम्बरी जी की दी हुई साड़ी पहनकर तैयार हो चुकी थी। निकू भी सुबह सुबह जल्दी उठकर तैयार हो गई थी। श्री ने एक येलो कलर की साड़ी पहनी हुई थी और निकू ने एक ग्रीन कलर की। पंडित जी जैसे जैसे श्री को बताते जा रहे थे, श्री वैसे वैसे पूजा को कर रही थी। कुछ देर बाद पूजा संपन्न हुई तो कादम्बरी जी ने निकू से कहा, निकू, ये प्रसाद सब में बांट दो बेटा। निकू ने अपना सर हाँ में हिलाया और खड़े होकर प्रसाद की थाली को उठाया और वहाँ मौजूद सभी लोगों को वो प्रसाद दिया, और वहीं बैठे सभी लोगों को प्रसाद देने के बाद निकू वापस वहीं आकर बैठ गई। कादम्बरी जी ने पंडित जी को ढेर सारी दक्षिणा दी। पंडित जी ने भी निकू और श्री को ढेर सारा आशीर्वाद दिया। दोनों ने अब बारी बारी से पंडित जी का आशीर्वाद लिया। तो पंडित जी ने कहा, कल सुबह बिटिया को हमारी कुलदेवी गौरी पूजन के लिए अवश्य ले आए, मैं यहाँ पर पूजा की सारी तैयारी कर दूंगा। वसुधा जी ने कहा, जी पंडित जी, मैं वक्त पर श्री को वहाँ लेकर पहुँच जाऊँगी। पंडित जी भी सभी को ढेर सारा आशीर्वाद देकर वहाँ से चले गए। कादम्बरी जी ने वसुधा से कहा, बहन जी, कल हम लोग मंदिर के लिए साथ में निकलेंगे। मैं रणविजय के साथ हमारे कुल देवता के दर्शन के लिए वहीं से निकल जाऊंगी, और आप भी श्री को गौरी पूजन के लिए अपने साथ ले जाना। दोनों ही इस बारे में सलाह कर रही थी। वहीं निकू श्री के पास आकर बैठ गई और बोली, दीदी, आज से आपकी शादी की रस्में शुरू हो गई हैं। पता है मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। तो श्री ने कहा, हाँ निकू, मैं भी बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता है मैं इस दिन का कब से इंतज़ार कर रही थी। तो निकू ने कहा, दी पता है अब मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि अब मेरे साथ तो यहाँ कोई होगा ना, वरना मैं तो बड़ा अकेला फील करती थी। तो श्री ने कहा, मुझे भी बहुत खुशी है कि मुझे एक छोटी सी क्यूट सी बहन मिल गई है। दोनों ही उठकर अब वहाँ से चली गई। अभी सुबह के वक्त कोई भी जागा नहीं था, इसलिए दोनों बाहर गार्डन एरिया की तरफ आ गई। वैसे भी अब कौन सा उन्हें नींद आने वाली थी। बाहर सुबह सुबह की धूप और गार्डन में खूबसूरत फूल खिले हुए थे। निकू उन फूलों पर झुककर उन्हें स्मेल करते हुए खुश हो रही थी। श्री निकू की इतनी क्यूट सी हरकतों को देखकर हंस रही थी। श्री ने पूछा, निकू, तुम्हें ये फ्लावर पसंद है क्या? तो निकू ने पलटकर श्री की तरफ देखकर कहा, हाँ दी,
आपको पता है मुझे इन फ्लावर की खुशबू बहुत पसंद है। मैं रोज़ शाम को काफ़ी सारा वक्त यहाँ आकर बिताती हूँ और अब तो आप भी आ गई हैं। हम दोनों रोज़ शाम को यहाँ आया करेंगे। श्री ने हंसते हुए कहा, मुझे भी फ्लावर बहुत पसंद है। हम एक काम करेंगे, हम इस गार्डन में अपने हाथों से और भी कई सारे प्लांट्स लगाएंगे, ठीक है? इस बात पर निको ने चहकते हुए कहा, हाँ दीदी, हम दोनों ही अच्छे से प्लांट पसंद करके लेकर आएंगे और इस गार्डन में लगाएंगे। श्री वहीं रखी बेंच पर जाकर बैठ गई और उसने निको को अपने पास बुलाकर अपने पास बैठने का इशारा किया। निकू जाकर श्री के पास ही बैठ गई। श्री ने कुछ सोचते हुए कहा, निकू, तुम्हारे और तरुण के बीच सब ठीक ठाक है ना? निकू ने कहा, आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? तो श्री ने कहा, वो क्या है ना, तरुण मेरा दोस्त है और मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। वो थोड़ा टेढ़े मन का है, इसलिए पूछा। वो तुम्हें परेशान तो नहीं करता ना? श्री की बात सुनकर निकू ने शर्मा कर अपना चेहरा नीचे झुका लिया। निकू को ऐसा शर्माता देखकर श्री को हंसी आ गई। उसने निकू की चीन पकड़कर चेहरा ऊपर करते हुए कहा, तुम्हारे चेहरे पर नजर आ रही ये शर्म की लाली सब कुछ बयां कर रही है। मतलब मेरा दोस्त तुम्हें परेशान तो करता है ना? निकू ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ दी, बहुत परेशान करते हैं, पर अब मैंने भी सोच लिया है, मैं भी इन्हें परेशान करूंगी। श्री ने कहा, बिल्कुल, तुम भी उसे परेशान करना। अरे तुम्हारा हक बनता है, ऐसे कैसे वो मेरी छोटी सी निकू को परेशान कर सकता है? श्री की बात पर निकू खिलखिलाकर हंसती। वहीं तरुण, जो शायद अभी कुछ देर पहले ही जागा था, अपने हाथ में ब्लैक कॉफ़ी पकड़े हुए गार्डन एरिया की तरफ देखते हुए ही मुस्कुरा रहा था। निकू को ऐसे खिलखिलाते हुए देखकर तरुण की फेस पर भी स्माइल आ गई। उसने काफ़ी का सिप लेते हुए और मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत ही क्यूट हो निकू। मेरा बस चले तो तुम्हें पूरा दिन अपनी बाहों में भर के रखूं, खुद से दूर जाने ही ना दूं। वहीं श्री और निकू दोनों कुछ देर और वहाँ बैठी और कुछ देर बाद वापस अंदर आ गई। अब तक रणविजय भी जाग चुका था और वो जिम करके लौट रहा था। श्री शिवी को जगाने के लिए अपने रूम की तरफ जा ही रही थी, तभी सामने से आ रहे रणविजय को देखकर रुक गई। रणविजय ने जब श्री को देखा तो अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाया, पर श्री जल्दी से पलटकर दूसरी तरफ चली गई। रणविजय ने कहा, ये मुझे देखकर इग्नोर कर रही है। श्री रुको, मेरी बात सुनो। श्री को जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रही थी। उसने बिना पलटे ही रणविजय से कहा, नहीं, मुझे नहीं सुनना कोई भी बात। माँ ने कहा है जब तक शादी नहीं हो जाती हम दोनों मिल नहीं सकते हैं, इसलिए तुम मुझसे दूर रहो। रणविजय अब जल्दी से भागते हुए आया और श्री का रास्ता रोकते हुए बोला, तो माँ को जाकर कौन बताने वाला है कि तुम मुझसे अकेले में मिली थी? श्री ने रणविजय को घूर कर देखा और अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहा, देखो, मुझे परेशान मत करो और माँ ने जैसा कहा है वैसा ही करो। ये कहकर श्री दूसरी तरफ से जाने लगी तो रणविजय ने उसकी बाँह पकड़कर उसे पिलर से लगाते हुए कहा, अब जाकर दिखाओ। श्री ने रणविजय के सीने पर हाथ रखते हुए कहा, देखो रणविजय, कुछ दिन की बात है, तुम ये सब हरकतें करना बंद कर दो। अगर माँ ने कहा है तो कोई तो वजह होगी ना। रणविजय ने श्री के नेक की तरफ झुकते हुए कहा, मेरी जान, मैं तुमसे एक भी पल दूर नहीं रह पा रहा हूँ। तुम पूरे 2 दिन की बात कर रही हो। तुम्हें पता है कल मैं पूरी रात सो नहीं पाया। रणविजय की गर्म सांसें श्री को अपनी नेक पर फील हो रही थी, जिससे वो थोड़ा बेचैन हो रही थी। उसने रणविजय को दूर करने की कोशिश की, पर रणविजय तो वहाँ से हिला तक नहीं। श्री ने कहा, प्लीज़ रणविजय, मान जाओ ना, क्यों परेशान कर रहे हो? रणविजय ने श्री के ईयरलॉक को हल्का सा बाइट करते हुए कहा, अभी कह रही हो ना, मान रहा हूँ, लेकिन शादी होते ही सिर्फ मेरी ही चलेगी, तुम्हारी नहीं। ये कहकर रणविजय ने हल्का सा श्री के एयरलॉक के नीचे उसके नेक पर बाइट किया और उससे दूर हो गया, पर श्री के मुंह से हल्की सी कराहने की आवाज़ निकली और वो उस जगह पर हाथ रखे हैरानी से रणविजय को देख रही थी। तो रणविजय ने कहा, ऐसे क्या देख रही हो? 2 दिन रुक जाओ, पूरा ही खा जाऊंगा तुम्हें। ये कहकर रणविजय ने अपनी एक आई ब्लिंक की और सीटी बजाते हुए वहाँ से निकल गया। श्री ने परेशान होते हुए कहा, इरादे बड़े खतरनाक हैं इसके। श्री, तैयार कर ले खुद को। फिर स्माइल करते हुए कहा, कोई बात नहीं, आखिर इनका हक है और मेरा भी तो। मिस्टर रणविजय चौहान, परेशान तो मैं भी तुम्हें बहुत करूंगी, बचा सकते हो तो बचा लो खुद को। तभी उसके कानों में तरुण की आवाज़ आई, चालाक लोमड़ी, किसे परेशान करने की बात कर रही हो? श्री ने पलट कर तरुण की तरफ देखा और हड़बड़ाते हुए कहा, किसी को भी नहीं। तुम क्या छुपकर हमारी बातें सुन रहे थे? तो तरुण ने शरारती स्माइल के साथ कहा, सुन ही नहीं रहा था बल्कि देख भी रहा था। ये सुनकर श्री ने हड़बड़ा कर अपनी नज़र दूसरी तरफ करते हुए कहा, बेशरम, नालायक, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तो तरुण ने भी हंसते हुए कहा, अब तोता मैना की जोड़ी खुलेआम अपने प्यार का इजहार यहाँ वहाँ करते फिरेंगे तो हम जैसे मासूम भी कहाँ जाएं, ना चाहते हुए भी हमें ये सीन देखना ही पड़ेगा ना। श्री ने जब तरुण को घूरते हुए कहा, तो
तुम वहाँ से जा भी सकते थे ना तरुण के बच्चे, तुम क्यों मुझसे मार खाना चाहते हो? शादीशुदा हो चुके हो, इसलिए ऐसा कोई काम ना करो कि मैं तुम्हें बेइज्जत करूं। तरुण उसकी बात सुनकर ठहाका लगाकर हंस पड़ा और बोला, मेरी बिल्ली मुझे माओ। ये जो तुम एटीट्यूड दिखा रही हो ना, ये मैंने तुम्हें सिखाया है, वरना तुम रहती वही भोली भाली मासूम सी सहमी हुई श्री। अब श्री को तरुण पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि तरुण उसे बेइज्जत किए जा रहा था। उसने जैसे ही तरुण को पीटने के लिए अपना हाथ उठाया, तरुण उससे दूर भागते हुए बोला, आकर पकड़ मुझे और मार के दिखा। और उसके पीछे भागते हुए बोली, श्री उसके पीछे भागते हुए बोली, तरुण रुक जा वरना और भी ज़्यादा मार खाओगे। ये कहकर श्री ने अपनी साड़ी के पल्लू को कमर में लपेटा और तरुण के पीछे पकड़ने के लिए दौड़ी। तरुण जानबूझकर उस तरफ भागा था जिस तरफ रणविजय गया था। रणविजय अभी अपने रूम में जा ही रहा था, तभी उसे दूर से तरुण अपनी तरफ आता हुआ नजर आया। भाई बचाओ, आपकी होने वाली बीवी पागल हो गई है, अपने देवर को मार रही है। वहीं श्री तरुण के पीछे आते हुए बोली, मारी नहीं रही, तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगी मैं। तरुण मुझे टीस करोगे? तरुण जल्दी से रणविजय के पीछे की तरफ जाकर छुपते हुए बोला, देखा कितना डेंजरस मोड में है, थोड़ा कंट्रोल करो उसे। रणविजय को समझ नहीं आ रहा था कि उन दोनों के बीच में आखिर झगड़ा किस बात का हुआ है। रणविजय ने श्री को रोकते हुए कहा, क्या कर रही हो श्री, रुक जाओ, और ऐसे क्यों पीट रही हो उसे? तो श्री ने कहा, हट जाओ रणविजय, आज मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, ये हमेशा मुझे परेशान करता है, समझता क्या है खुद को? तरुण ने हंसते हुए कहा, पहले अपने होने वाले पति से तो निपट लो, बाद में मुझे पीटना। ये कहकर तरुण जल्दी से वहाँ से भाग गया क्योंकि श्री उसके पीछे नहीं भाग पाई, क्योंकि रणविजय ने भी श्री को पकड़कर होल्ड किया हुआ था। श्री उसकी पकड़ से छूटते हुए बोली, छोड़ो रणविजय, आज या तो ये नहीं या मैं नहीं। रणविजय ने हंसते हुए कहा, रहने दो मेरी माँ, कितना गुस्सा करोगी, वो चला गया है, अब शांत हो जाओ। श्री ने रणविजय की तरफ देखते हुए कहा, तुमने मुझे नहीं पकड़ा होता ना तो आज पक्का मैं तरुण के बच्चे को दांत तोड़ देती। रणविजय ने कहा, हुआ क्या है और ऐसा क्या कहा? तो श्री ने धीरे धीरे कर रणविजय को तरुण की सारी बात सुना दी, जिसे सुनकर रणविजय हंसे बिना ना रह सका। गुस्से से श्री का गोरा चेहरा पूरा लाल पड़ गया था। रणविजय ने हंसते हुए उसके चेहरे पर आ रहे बालों के लट्टों को उसके कान के पीछे करते हुए कहा, बस भी करो, कितना गुस्सा करने लगी हो यार। अच्छा, मैं उसे समझा दूंगा कि मेरी होने वाली बीवी को ज़्यादा परेशान ना करे, और हो सके तो उसे डांट भी दूंगा। श्री ने अब रणविजय की तरफ देखते हुए कहा, खबरदार, मेरे दोस्त को तुमने डांटा तो उसे डांटने का सिर्फ मेरा हक है और किसी का भी नहीं। रणविजय ने हैरानी से कहा, पर वो पहले मेरा भाई भी है। तो श्री ने भी अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, और वो मेरा दोस्त भी है, समझी? अगर तुमने उसे डांटा ना तो तुम्हारी खैर नहीं। रणविजय ने अब उसे घूर कर देखा और कहा, अच्छा मेरी खैर नहीं, अभी बताता हूँ तुम्हें। ये कहने के साथ ही रणविजय ने श्री को कमर से थामा और दूसरे हाथ से रूम का डोर ओपन कर उसे अंदर लेकर गया। रणविजय की अचानक की गई इस हरकत से श्री एकदम से शॉक हो गई थी। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही रणविजय ने रूम का डोर बंद किया और उसे दरवाजे से रटाते हुए कहा, अब बताओ क्या कह रही थी तुम, क्या करोगी मेरे साथ? श्री, जो बड़ी हिम्मत के साथ बाहर खड़ी रणविजय को चैलेंज कर रही थी, उसकी हिम्मत कुछ पल में ही उड़न छू हो गई थी, क्योंकि अब वो रणविजय के साथ उसी के रूम में अकेली थी और वो समझ गई थी कि अगर उसने जरा सा भी मुंह खोला तो रणविजय अपनी मनमानी पर उतर आएगा। उसने बेचारी वाली शक्ल बनाते हुए कहा, वो बस ऐसे ही जोश में बोल दिया, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। रणविजय ने श्री की न्यूट कमर पर हाथ रखा और उसके चेहरे को बिल्कुल करीब आते हुए कहा, तो क्या मतलब था? अब मैं तुम्हारे सामने हूँ, करो जो करना है, मैं भी तो देखूँ कि तुम अपनी धमकियों को कैसे पूरी करती हो। श्री ने कस कर अपनी आंखें बंद की और कहा, करवा लिया ना सत्यानाश, क्या ज़रूरत थी इतना ज़्यादा बोलने की? श्री, कभी तो अपने बोलने पर कंट्रोल कर लिया कर यार। श्री ने रणविजय को कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि तभी रणविजय ने श्री की ओठों पर अपना कब्जा कर लिया। श्री की बात उसके मुंह के अंदर ही रह गई और वो आंखें बड़ी किए रणविजय को देखने लगी, जो अब बहुत ही शिद्दत के साथ श्री के होठों के साथ खेल रहा था। अब प्यार तो श्री भी करती थी। कुछ देर तक वो भी फ्रीज ऐसे ही खड़ी रही, लेकिन रणविजय ने श्री की कमर को थोड़ा टाइटली प्रेस किया, जिससे श्री ने रणविजय के गले में अपनी बाहें डाली और उसकी किस का रिस्पॉन्स करने लगी। श्री का रिस्पॉन्स देखकर अब रणविजय और भी ज़्यादा एग्रेसिव किस करने लगा। श्री ने भी रणविजय को नहीं रोका था, क्योंकि फीलिंग्स तो दोनों ही तरफ से थी। श्री की सॉफ्ट उंगलियां रणविजय के बालों में अटखेलियां कर रही थी। वहीं रणविजय ने अपना एक हाथ श्री के गले
पीछे की तरफ रख लिया और वो जितना हो सकता था उतना ज़्यादा श्री को डीपली किस करने लगा। धीरे धीरे वो पूरी तरह से बहकने लगा। उसने अपना सारा वेट श्री के ऊपर ही डाल दिया था। अब श्री को सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो वो रणविजय को खुद से दूर करने लगी, पर रणविजय का भी श्री से दूर होने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। वो दोनों अभी एक दूसरे में पूरी तरह से खोए हुए थे कि तभी उनके कानों में शिवी की मीठी सी आवाज़ आई, मम्मा, डैडा। ये आवाज़ सुनकर श्री और रणविजय, जो दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे, एकदम से रुक गए और झटके से उन्होंने उस तरफ देखा जहाँ पर शिवी अपने हाथों में टैडी बियर पकड़े हुए खड़ी हुई थी। शिवी को देखकर दोनों ही एकदम शॉक होकर उसे देखते रह गए और फिर एक दूसरों की तरफ देखा, जैसे पूछ रहे हो कि शिवी यहाँ कैसे आई। तभी शिवी ने दोबारा पूछा, आप क्या कर रहे थे? ये क्या आप फाइट कर रहे थे? रणविजय ने हड़बड़ाहट में कहा, फाइट नहीं बेबी, कोई फाइट नहीं, हम क्यों फाइट करेंगे भला? श्री ने भी जल्दी से अपना साड़ी ठीक की और ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेबी, फाइट करना तो बुरी बात होती है ना, भला हम दोनों फाइट क्यों करेंगे? शिवी अपनी छोटी छोटी बाहें रणविजय की तरफ फैलाते हुए कहा, पहले मुझे गोदी लो। रणविजय ने झुककर शिवी को अपनी गोद में ले लिया। फिर शिवी से ने कहा, आप फाइट नहीं कर रहे थे तो फिर आप क्या कर रहे थे? अब बेचारे रणविजय और श्री दोनों ही बेचारी नज़रों से एक दूसरे को देख रहे थे। वहीं श्री गुस्से से रणविजय को घूर रही थी, जैसे कह रही हो कि एक बार ये सब करने से पहले आसपास देख नहीं सकते कि कोई है कि नहीं। रणविजय ने भी जैसे आंखों के इशारे से कहा, मुझे क्या पता था कि शिवी इस तरह से अचानक मेरे रूम में होगी। रणविजय की बात भी अपनी जगह सही थी। शिवी तो श्री के रूम में सो रही थी और श्री को पता ही नहीं था कि वो कब आकर रणविजय के रूम में आ गई थी। शिवी कुछ देर पहले ही उठी थी और वो अपनी माँ को ढूंढते हुए रणविजय के रूम में आई थी। उस बेड के पास ही अपना छोटू सा टेडी बियर पड़ा हुआ दिखा, जो शायद कल रात खेलते हुए उसने वहीं छोड़ा होगा। तो वो सिर्फ उठाने के लिए वहीं झुक गई और बैठकर वहीं खेलने लगी। जब उसे कुछ आवाज़ आई तब अपना टेडी बियर उठाए खड़े होकर देखने लगी कि रूम में कौन आया है। श्री ने शिवी का ध्यान भटकाने के लिए कहा, अरे बेबी, आपको भूख लगी होगी ना, चलो मैं तुम्हारे हॉट चॉकलेट बनाती हूँ। श्री ने शिवी को अपनी गोद में उठा लिया। शिवी ने भी अपना छोटू सी टमी पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ मम्मा, बहुत तेज भूख लगी है। रणविजय ने भी शिवी के गाल पर किस करते हुए कहा, हाँ, लेकर जाओ मेरी बेबी को और उसकी छोटू सी टमी को कुछ खिलाओ। बेबी, डैड अभी रेडी होकर आते हैं। शिवी ने भी प्यार से स्माइल के साथ कहा, ठीक है डैड, मैं आपका वेट करूँगी। चलो मम्मा, अब मुझे जल्दी से हॉट चॉकलेट वाला दूध दो। श्री ने एक नज़र रणविजय की तरफ देखा और शिवी को अपने साथ ले गई। उन दोनों के जाते ही रणविजय ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, पता नहीं मेरी बेटी क्या सोचेगी। आइंदा से कभी भी तू श्री के साथ हो ना तो पहले आसपास देख लिया कर। मैं नहीं चाहता कि मेरी प्यारी सी बेटी ये सब देखे। फिर श्री के साथ बिताए हुए मोमेंट को याद कर रणविजय ने स्माइल करते हुए कहा, बस 2 दिन का वक्त और बच्चे, उसके बाद तो तुम मेरी बाहों में होने वाली हो। अपने फर्स्ट नाइट वाले दिन सारी कसर निकालूंगा। ये सोचकर और अपने इन ख्वाबों को बुनते हुए रणविजय वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। एयरपोर्ट। अभय रायचंद एयरपोर्ट से बाहर आकर अपनी गाड़ी पर टेक लगाए किसी का वेट कर रहा था। ड्राइविंग पार्किंग एरिया से उसकी गाड़ी लेने के लिए गया हुआ था ड्राइवर। उसके साथ ही एक लड़की खड़ी हुई थी जिसने अपने चेहरे को ब्लैक नकाब से कवर किया हुआ था और आंखों पर गॉगल्स लगाए हुए थे। वो लड़की कोई और नहीं, नायरा थी, जो अभय के साथ काफ़ी सालों बाद इंडिया वापस लौटी थी। उन्हें ज़्यादा देर वहाँ वेट नहीं करना पड़ा। ड्राइवर जल्दी से उनकी गाड़ी लिए वहाँ पहुँच गया। वो जल्दी से अपनी साइड का डोर ओपन कर बाहर आया और बैक साइड का डोर ओपन कर दिया। नायरा और अभय दोनों जाकर बैक साइड की सीट पर बैठ गए। ड्राइवर ने डोर वापस बंद किया और जल्दी से ड्राइविंग सीट संभाल ली और गाड़ी स्टार्ट कर वहां से निकल गया। नायरा गॉगल्स और मास्क हटाए विंडो से बाहर देख रही थी। काफ़ी सालों बाद वो इस शहर में वापस लौटी थी। उसने बाहर की तरफ देखते हुए ही कहा, बिल्कुल भी नहीं बदला है ये शहर, आज भी वैसा ही है। बदली तो तुम भी नहीं हो नायरा, अपने दिल में उतनी ही नफरत लिए वापस लौटी हो। अभय की टोन सुनकर नायरा ने उसे घूर कर देखा तो अभय ने अपनी कंधे उचकाते हुए कहा, अब मैं तो भाई सच बोलता हूँ, तुम तो जानती हो ना मेरे नेचर को। अब तुम्हें बुरा लग जाए तो उसमें मेरी क्या गलती? नायरा ने चिढ़ते हुए कहा, तुम हमेशा वही सच क्यों बोलती हो अभय, जो मुझे बुरा लगता है? तुम्हारा सच सच कम और टॉर्चर ज़्यादा लगता है। अभय ने उसकी बात हंसी में उड़ाते हुए कहा, अब जो भी हो,
तुम्हें तो झेलना ही होगा, वरना तुम्हारा मकसद पूरा कैसे होगा। तभी नायरा ने भी एक जहरीली स्माइल के साथ कहा, मकसद तो तुम्हारा भी जुड़ा हुआ है अभय, सिर्फ मेरा नहीं। और मत भूलो कि हम दोनों साथ क्यों हैं, इसलिए आइंदा से सोच समझकर मुंह खोलना, समझे, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। नायरा की बात सुनकर अभय ने उसे घूर कर देखा और एक बटन प्रेस करने के साथ ही उसने गाड़ी का पार्टीशन ऑन कर दिया। नायरा कुछ बोलने ही वाली थी, तभी अभय ने उसकी बाह पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। नायरा ने चौंकते हुए कहा, ये क्या बदतमीजी है अभय, छोड़ो मेरा हाथ। अभय ने शैतानी स्माइल के साथ कहा, बच्चे ये बदतमीजी नहीं, बल्कि ये तो मेरी वो हरकत है जो तुम्हें बहुत पसंद आती है। अब इतना शरीफ बनने का ड्रामा क्यों क्रिएट कर रही हो, यहाँ हमें कोई नहीं देख रहा है। तो नायरा ने अपनी नज़र दूसरी तरफ करते हुए कहा, यू इडियट, अब ये मत कहना कि तुम अपनी हरकत यहाँ भी शुरू करने वाले हो, छोड़ो मेरा हाथ। ये कहकर नायरा अपनी बाह छुड़ाने लगी। तुरंत अभय ने उसे जबरदस्ती अपनी गोद में बिठाते हुए कहा, अभी मेरा मूड नहीं है तुम्हें छोड़ने का। ये कहकर अभय नायरा के बालों को खींचकर ऊपर किया और उसकी नेक पर किस करने लगा। नायरा गुस्से से बोली, क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, हम लोग अभी गाड़ी में हैं। अब मैंने बड़ी मधोसी भरी आवाज़ में कहा, बोल तो ऐसे रही हो जैसे कभी हमने गाड़ी में इन पलों को एंजॉय ना किया हो। अब चुपचाप बैठी रहो, अभी हमारे पास बहुत वक्त है। ये कहने के साथ ही अभय ने नायरा की पहनी हुई ब्लू शर्ट के बटन को ओपन करते हुए कहा, और तुम जानती हो ना, जब भी मेरा मूड बनता है तो मैं किसी की नहीं सुनता, तुम्हारे तो बिल्कुल भी नहीं। नायरा ने गहरी सांस ली और अब वो भी अभय का साथ देने लगी, क्योंकि अभय जिस तरह से सेंसुअल तरीके से उसे छू रहा था और उसे जगह जगह छू रहा था, उसे नायरा भी अब मदहोश होने लगी थी। उसे सेडेक्टिव वॉइस में उसने कहा, तुम अपनी मनमानी कर पाते हो क्योंकि मैं तुम्हें करने देती हूँ, वरना किसी और की हिम्मत नहीं है मुझे इस तरह से छूने की। अभय ने जोर से नायरा के कंधे पर वाइट किया, जिससे नायरा के मुंह से एक आग निकली और उसने कराहते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो। अभय स्माइल करते हुए कहा, अब जब तक मुझे वो नहीं मिल जाती तब तक तो तुम सोचना भी मत किसी और के करीब जाने की। उसके बाद तुम जहाँ चाहे वहाँ जाओ, जिसके साथ जाओ, मुझे परवाह नहीं। कुछ ही देर में वो दोनों एक दूसरे में पूरी तरह से खो गए। ड्राइवर भले ही आगे देख कर गाड़ी ड्राइव कर रहा था, लेकिन पीछे से आ रही सेडेक्टिव आवाज़ें सुनकर वो साफ समझ रहा था कि बैक सीट पर आखिर हो क्या रहा है। वो वैसे भी अभय के नेचर को अच्छे से जानता था, तो इसे तो उन सब भी वैसे ही भी आदत हो गई थी उसे इन सब की। दूसरी तरफ हल्दी और मेहंदी में 2 दिन ऐसे ही बीत गए और शादी वाला दिन भी आ गया। पूरा चौहान हवेली को बड़ी ही खूबसूरती से किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था। अमन और आस्था दोनों ही चौहान हवेली में रहने के लिए आ गए थे, क्योंकि उन्हें भी सभी रस्मों में शामिल जो होना था। वसुधा जी और कादम्बरी जी भी पूरा ख्याल रख रही थी कि किसी भी चीज़ की कोई भी भूल चूक नहीं होनी चाहिए। वो नहीं चाहती थी कि अब श्री और रणविजय की शादी शुदा जिंदगी में किसी भी तरह की परेशानी आए। रणविजय अपने रूम में शादी की शेरवानी पहने तैयार था, वहीं अमन और तरुण भी उन्हें तैयार होने में पूरी मदद कर रहे थे। रणविजय इस शेरवानी में किसी राजकुमार की तरह बहुत ही ज़्यादा हैंडसम नजर आ रहा था, और वैसे भी रणविजय की पर्सनालिटी तो थी ही ऐसी, पर आज तो उसका लुक देखते ही बन रहा था किसी रॉयल दूल्हे की तरह। अमन ने रणविजय की पगड़ी सही करते हुए कहा, चलो फाइनली अब तुम भी हमारी कैटेगरी में शामिल होने वाले हो। रणविजय ने खुद को मिरर में देखते हुए कहा, तुम भूल रहे हो कि मेरी शादी तुम दोनों से पहले हो चुकी है। तो तरुण ने कहा, वो शादी भी कोई शादी थी क्या, शादी तो अब हो रही है। मैंने तो सोच लिया है कि मैं कौन से गाने पर नाचने वाला हूँ। अमन ने हंसते हुए कहा, तू सच में डांस करने वाला है, तुझे कब से ठुमके लगाने का शौक चढ़ गया तरुण। तरुण ने चिढ़ते हुए कहा, बस कर, ऐसे तो खुद अपनी शादी चुपचाप कर आ गया और नाचने का मौका भी नहीं दिया, अब भाई की शादी पर भी ना नाचूं क्या। अमन ने हंसते हुए कहा, तो तू अकेला क्यों डांस करेगा, मैं हूं ना तेरे साथ, हम दोनों मिलकर अपने यार की शादी में रंग जमा देंगे। रणविजय ने हंसते हुए कहा, अब बस भी करो दोनों, अब नीचे नहीं चलना है क्या। अमन ने उसे छेड़ते हुए कहा, तुझे बड़ी जल्दी हो रही है नीचे मंडप में पहुंचने की। तो रणविजय ने कहा, 5 साल इंतजार किया है मैंने, अब जल्दी नहीं करूँगा तो कब करूँगा। तरुण ने भी कहा, हाँ भाई, हमने भी 5 साल इंतजार किया है कि कब आपकी लाइफ में खुशियाँ लौट कर आती है, और सच बताऊँ तो मैं आज बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरे भाई और मेरी दोस्त दोनों की ही लाइफ सेट होने वाली है। ये कहकर तरुण ने कसकर रणविजय को गले से लगा लिया। तो रणविजय ने कहा, अरे बस कर यार, मेरी ड्रेस खराब करेगा क्या। तो अमन ने भी रणविजय को शाइट हक करते हुए कहा, लग जा हमारे गले। फिर तू कहाँ से गले लगने वाला है,
फिर तो बस अपनी बीवी के ही गले लगेगा। तरुण ने अमन को देखते हुए कहा, तुझे क्या जलन हो रही है? सच सच बताओ, तुम दोनों दोस्त ही हो ना, कि कहीं कुछ और? अब रणविजय और अमन दोनों ने तरुण को घूर कर देखा, जिसे कहना चाह रहे हो कि मरना चाहते हो क्या। तो तरुण ने बत्तीसी दिखाते हुए कहा, नहीं नहीं, मेरा मतलब कुछ ऐसा वैसा नहीं था, बस तुम्हारा दोस्ताना यार देखकर मुझे कभी कभी कुछ और ही फील होता है। रणविजय ने अमन से कहा, इसे बोलो कि अभी के अभी यहाँ से निकले। मैं नहीं चाहता कि मेरी शादी वाले दिन एक मर्डर मेरे हाथों से हो जाए। तरुण ने दूर जाते हुए कहा, ओके भाई, जा रहा हूँ। अब क्या मैं आपसे मजाक भी नहीं कर सकता? अभी तो आपकी शादी भी नहीं हुई है और आपने मुझे भाव देना बंद कर दिया है। रणविजय ने कहा, इधर आओ, देता हूँ तुम्हें भाव। इससे पहले कि रणविजय तरुण के पास जाता, तरुण जल्दी से रूम का डोर ओपन कर बाहर निकल गया। अमन ने हंसते हुए कहा, ये साला शादीशुदा हो गया है पर बचपना नहीं गया इसका। तो तरुण ने भी हंसते हुए कहा, क्या इसे वाकई में जेलसी फील हो रही थी, वो भी श्री से? ये पूरा नौटंकी है। अमन ने कहा, अब चल, यही बातें करके टाइम वेस्ट करना है क्या? तू नीचे मंडप में पहुंचेगा तब जाकर तेरी दुल्हन आएगी ना। रणविजय और अमन दोनों ही अब रूम से बाहर निकल गए। वहीं हमारी छोटू सीवी एक प्यारा सा लहंगा पहने हुए इधर उधर फुदक रही थी। आज वो भी एक छोटी राजकुमारी की तरह लग रही थी और वो बहुत खुश थी कि आज उसके मॉम डैड की शादी होने वाली है। मंडप गार्डन एरिया में लगाया गया था और सारी डेकोरेशन भी काफ़ी खूबसूरती से सजाया गया था। आखिर रणवीर चौहान की जो शादी थी, कल की ब्रेकिंग न्यूज भी यही होने वाली थी, इसलिए मीडिया के लोग बेसब्री से इस शादी का इंतजार कर रहे थे। रणविजय जब नीचे मंडप में आया तब कादम्बरी जी ने उसकी बल्लाइयाँ लेते हुए कहा, बिल्कुल राजकुमार लग रहा है मेरा बेटा, किसी की नज़र ना लगे। ये कहकर कादम्बरी जी ने अपनी आँख के किनारे से हल्का सा काजल लिया और रणविजय के कान के पीछे लगा दिया। रणविजय ने भी झुककर अपनी माँ को गले से लगाया तो कादम्बरी जी ने मुस्कुराते हुए रणविजय के फॉरहेड को चूमा और अपनी नम आंखों से देखते हुए कहा, हमेशा खुश रहो। आखिर वो दिन आ ही गया रणविजय, जिसका इतने सालों से इंतजार कर रही हूँ। अब जाओ, जाकर वहाँ बैठ जाओ और पंडित जी जैसे जैसे बताएं वो सारी रस्में पूरी करना, और हाँ, अपना ये खड़ूसपना वहाँ मत दिखाना। रणविजय ने एटीट्यूड से कहा, पंडित जी अगर मंत्र पढ़ने में देरी करेंगे तब मुझे अपना एटीट्यूड दिखाना ही होगा माँ। मैं नहीं चाहता कि अब ये शादी में ज़रा भी देर हो। रणविजय की बात पर कादम्बरी जी और वसुधा दोनों को हंसी आ गई। रणविजय जाकर वहीं मंडप में बैठकर श्री के आने का वेट करने लगा। रणविजय के आते ही श्री ने पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कादम्बरी जी ने अपनी आंखों की नमी पोंछते हुए कहा, बहन जी, आज माँ जी की बड़ी याद आ रही है। अगर आज वो यहाँ होती तो बहुत खुश होती। वसुधा जी ने कहा, आप सही कह रही हैं बहन जी, पर वो जहाँ भी होंगी वहाँ से अपने बच्चों को आशीर्वाद दे रही होंगी। बस उनका आशीर्वाद हमारे बच्चों पर बना रहे ताकि अब इनकी ज़िंदगी में कभी कोई परेशानी ना आए और हमेशा उनका रिश्ता बुरी नज़र से बचा रहे। वहीं एक मेंशन की एक रूम के अंदर नायरा अपने हाथ में वाइन का गिलास पकड़े हुए गुस्से से सामने स्क्रीन पर चल रही न्यूज़ को देख रही थी। आज की न्यूज़ में बार बार रणविजय की शादी की खबरें ही छाई हुई थी, जिसे देखकर नायरा का खून खौल रहा था। वहीं उसके बगल में बैठा हुआ अभय बिना किसी भाव के सामने चल रही न्यूज़ को देख रहा था। उसने एक नज़र नायरा की तरफ देखा, जो अपनी लाल आंखों से उसी स्क्रीन को देखे जा रही थी, जैसे अभी कुछ उठाकर फेंकेगी और स्क्रीन को तोड़ डालेगी। अभय ने वाइन का एक सिप लेते हुए कहा, अपने गुस्से को संभाल कर रखो नायरा, आगे काम आएगा। नायरा ने वाइन का गिलास एक ही सांस में खाली किया और उसे फेस पर फेंक कर तोड़ते हुए कहा, कैसे कंट्रोल रखूं अभय, जो मेरा है आज वो किसी और का होने जा रहा है। कैसे बर्दाश्त करूं इस बात को, बोलो। अभय ने एक डेविल स्माइल के साथ कहा, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? रणविजय की शादी तो 5 साल पहले ही श्री से हो चुकी थी ना, तो लीगली तो अभी भी श्री रणविजय की ही बीवी है। नायरा ने हैरानी से अभय की तरफ देखते हुए कहा, तुम ये कैसी बहकी हुई बातें कर रहे हो अभय? क्या तुम अपने मकसद को भूल चुके हो? क्या तुम्हें अब श्री नहीं चाहिए? तो अभय ने उसकी बात हंसी में उड़ाते हुए कहा, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे श्री से कोई शादी थोड़ी करनी है, बल्कि उसे तो मुझे अपने पास एक विनिंग ट्रॉफी की तरह रखना है। इसलिए तो मुझे इनकी शादी से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। फ़र्क तब पड़ता है जब श्री के लिए मेरे दिल में कोई फीलिंग्स होती। उसके लिए मेरे दिल में तो सिर्फ एक ही फीलिंग आ सकती है, उसे हासिल करने की फीलिंग। ये कहकर अभय ने एक बार फिर से वाइन का एक शिप लिया। नायरा ने चलते हुए कहा, पर मेरे लिए रणविजय बहुत कुछ है, उस पर हमेशा से मेरा हक था। शिवांगी ने उस पर हक जताने की कोशिश की, मैंने उसे रास्ते से हटा दिया और अब ये श्री को भी रणविजय की लाइफ से जाना होगा।
ये कहते हुए नायरा के फेस पर बेइंतहा नफरत नजर आने लगी। अभय ने तिरछी नजर से नायरा को देखते हुए कहा, कहीं तुम श्री के साथ भी वही करने का तो नहीं सोच रही हो ना जो तुमने शिवांगी के साथ किया। नायरा ने अपनी नज़र फेरते हुए कहा, नहीं, वैसे भी श्री तो तुम्हें चाहिए ना, तो तुम खुद ही रणविजय सिंह को दूर कर दोगे, तो फिर मुझे वो सब करने की ज़रूरत क्या पड़ेगी। फिर मन ही मन कहा, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो श्री को भी मरना पड़ेगा। शायद अभय नायरा की फेस एक्सप्रेशन देखकर समझ गया था कि नायरा के दिमाग में क्या शैतानी ख्याल बना रहा है। उसने अपना वाइन का ग्लास टेबल पर रखा और नायरा की तरफ खड़े होकर कहा, सच में तुम कुछ ऐसा ही सोच रही हो नायरा। नायरा ने नज़र चुराते हुए कहा, मैंने कहा ना, मैं उसे जान से ख़त्म करने की नहीं सोच रही हूँ। अब मैंने अपना एक पैर सोफे पर रखा और उस पर अपनी बाह टिकाकर नायरा की तरफ झुका और उसके गालों को कसकर पकड़ते हुए कहा, क्योंकि अगर तुम्हारे दिमाग में ज़रा सा भी ये ख्याल आया कि तुम श्री की जान लेने की सोच रही हो तो सच बता रहा हूँ, उससे पहले मैं खुद तुम्हारी जान ले लूँगा। श्री मेरी वो हसरत है जिसे मैं किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहता हूँ, समझी। इसलिए अपने इस दिमाग पर इतना प्रेशर मत डालना। श्री को मुझे रणविजय से कैसे दूर करना है वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। ये कहकर अभय ने नायरा का चेहरा झटका और जैसे ही वहाँ से जाने लगा, नायरा खड़े होते हुए बोली, आखिर उसमें ऐसा क्या है कि जिसे देखो वो श्री का दीवाना हुआ जा रहा है। अभय ने पलटकर नायरा की तरफ देखा और उसे चढ़ाने वाली स्माइल के साथ कहा, श्री वो है जो तुम चाह कर भी नहीं बन सकती हो नायरा। श्री की खूबसूरती एक कमाल की है, उसकी बॉडी, उसका सब कुछ मुझे पसंद है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है मेरे दिल में श्री के लिए पाने की हसरत और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। मेरा ऑब्सेशन बन गई है वो। शायद उसे पाने के बाद किसी और को पाने की हसरत ना रहे। तो अब तुम्हें जवाब मिल गया कि श्री क्या है और क्यों लोग अक्सर उसके दीवाने हो जाते हैं। ये कहकर अभय ने अपनी एक आई ब्लिंक की और रूम से बाहर निकल गया। कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अभय नायरा के इंसर्ट भी करके गया था और ये बात नायरा भी समझ गई थी। उसने गुस्से से टेबल पर रखी वाइन की बोतल को उठाया और उसे जोर से स्क्रीन पर फेंकते हुए कहा, यू ब्लडी बिच श्री, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। आखिर तुम जैसी बहनजी टाइप लड़कियों में किसी को कैसे इंटरेस्ट आ सकता है। आखिर तुम्हें ऐसा क्या है जो हर कोई तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। दूसरी तरफ आस्था ने भी एक खूबसूरत सा क्रीम कलर का लहंगा पहना हुआ था। वहीं निकू ने भी लाइट ग्रीन कलर का लहंगा पहना हुआ था। दोनों ही आज बहुत ही प्यारी लग रही थी। आखिर दोनों भी तो नई नवेली दुल्हन ही तो थी। वहीं अमन और तरुण दोनों ही अपनी इतनी खूबसूरत बीवियों को देखकर आहें भर रहे थे। तरुण का तो मन कर रहा था कि अभी वो निकू को कहीं अकेले में ले जाए, पर फिलहाल निकू कादम्बरी जी और वसुधा जी के साथ बैठी हुई बातें कर रही थी। आस्था भी उनके साथ ही मौजूद थी, इसलिए दोनों ही फिलहाल अपनी हसरत को काबू में ही रखना था। वहीं रणविजय के भी हाल कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं थे। उसकी नज़रें बार बार उस तरफ देखे जा रही थी जहाँ से श्री को आना था। उसने एक बार आस्था निकू की तरफ देखा और मन ही मन कहा, क्या ये श्री को लाना भूल गई है। कब जाएंगे श्री को लेने के लिए। अब तो रणविजय बैठे हुए इरिटेट हो रहा था। उसने तरुण की तरफ देखकर कुछ इशारा किया, जैसे कह रहा हो कि अपनी बीवी को बोलो कि जाकर मेरी बीवी को लेकर आए। तरुण ने जानबूझकर ना समझ बनते हुए कुछ ऐसा इशारा किया जैसे कह रहा हो कि मुझे आपकी बात समझ नहीं आई है। दरअसल तरुण रणविजय की इस बेचैनी के बड़े मज़े लेने वाला था। रणविजय ने अब उसे घूर कर देखा जैसे उसे वार्निंग दे रहा हो कि जा रहे हो कि नहीं। तरुण ने कहा, ओके ओके, कुछ करता हूँ। फिर वो जाकर कादम्बरी जी के पास गया और अपना गला साफ करते हुए कहा, बुआ जी, आपको नहीं लगता है कि हमें श्री को अब यहाँ ले आना चाहिए। तो कादम्बरी जी ने कहा, तरुण, अभी तक पंडित जी ने वधू को लाने के लिए नहीं कहा है और जब तक वो नहीं कहेंगे हम कैसे वधू को ला सकते हैं। तरुण ने अब मन ही मन कहा, अगर ये बात मैं रणविजय को बता दूँ तो रणविजय अभी पंडित जी को पकड़कर धो देगा। इसलिए तरुण बेटा चुपचाप यहीं खड़ा रह, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो पंडित जी आराम आराम से मंत्र उच्चारण कर रहे थे जिससे रणविजय अब इरिटेट हो रहा था। उसने फिर पंडित जी से कहा, क्या आप थोड़ा जल्दी नहीं कर सकते हैं। आपके बोले मंत्र तो हमें समझ नहीं आ रहा है ना, सीधा शादी की रस्में शुरू करवाइए ना। पंडित जी ने अजीब नज़रों से देखा और कहा, बेटा, इन मंत्रों का शादी के रस्मों में बड़ा महत्व होता है। शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि ये मंत्र। तभी रणविजय ने कहा, अब प्लीज़ यहाँ शास्त्र पढ़ने मत बैठिए, आपको शादी करवानी है, कोई प्रवचन नहीं करना है। तभी कादम्बरी जी ने रणविजय को डांटते हुए कहा, रणविजय, चुपचाप बैठे रहो, पंडित जी को अपना काम करने दो, तुम क्या उनसे ज़्यादा जानते हो। रणविजय ने मुंह बनाते हुए कहा, ये पंडित जी मेरी शादी का दुश्मन बना हुआ है। समझ ही नहीं आ रहा
कि ये नहीं कि जल्दी से जल्द रस्मों को पूरा करवाए। वहीं वसुधा जी को रणविजय की बेचैनी देखकर बड़ी हंसी आ रही थी और साथ ही साथ खुशी भी हो रही थी कि रणविजय उनकी बेटी को कितना प्यार करता है। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब पंडित जी ने रणविजय का फेवरेट डायलॉग बोला, वधू को मंडप में लेकर आया जाए, मुहूर्त बीता जा रहा है। ये सुनकर तो रणविजय के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने जल्दी से कादम्बरी जी की तरफ देखा और कहा, अब सुन लिया ना आपने, अब जल्दी से श्री को लेकर आइए। कादम्बरी जी ने अपना सर नाम में हिलाते हुए कहा, मेरा बेटा तो अब पूरा पागल हो गया है, मतलब खुशी के मारे कुछ भी बोले जा रहा है। फिर उसने निको और आस्था से कहा, जाओ बेटा श्री को लेकर आओ। दोनों ही खड़ी हुई और श्री को लेने के लिए अंदर चली गई। अमन ने तरुण से कहा, मुझे कभी लगा नहीं था मेरा ये खड़ूस दोस्त इतना आशिक मिजाज भी बन जाएगा। तरुण ने कहा, पर मुझे ना उनकी हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही है। अभी तो शादी नहीं हुई तो ये हाल है, शादी के बाद तो पता नहीं ये श्री का क्या हाल करेंगे। अमन ने पूछा, मतलब? तो तरुण ने बत्तीसी दिखाते हुए कहा, अरे मैं फर्स्ट नाइट की बात कर रहा हूँ। बेचारी श्री कैसे मेरे डेविल भाई को झेलेगी, देख नहीं रहे उनकी हरकतें। अमन ने अपनी आई रब करते हुए कहा, तेरे दिमाग में क्या यही सारी बातें घूमती रहती है? तरुण, मुझे तो समझ नहीं आता ये निक्कू जैसी छोटी सी बच्ची तुझे कैसे झेलती होगी, नालायक कहीं का। अमन ने अपना सर झटका और दूसरी तरफ चला गया। तरुण ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, अब मैंने ऐसा भी क्या कह दिया है? सही तो कहा है ये अमन भी ना। निको और आस्था दोनों ही श्री के रूम में गई। श्री दुल्हन के जोड़े में वहीं बैठे सोफे पर बैठे हुए जैसे उनके आने का वेट ही कर रही थी। उन दोनों को देखकर श्री ने जल्दी से खड़े होते हुए कहा, तुम दोनों मुझे लेने आई हो ना? श्री का एक्साइटमेंट देखकर निको और आस्था दोनों ही पहले कुछ पल तक तो उसे देखने लगी, फिर एकदम से ठहाका लगाकर हंस पड़ी। श्री ने मुंह बनाते हुए कहा, ऐसे हंस क्यों रही हो? क्या तुम मुझे लेने नहीं आई क्या? पंडित जी ने मुझे मंडप नहीं बुलाया है? तो आस्था ने हंसते हुए कहा, नहीं श्री, ऐसी बात नहीं है। दरअसल हम तुम्हें लेने ही आए हैं और तुम्हारी एक्साइटमेंट देखकर हमें बड़ी हंसी आ रही है। वहाँ नीचे रणविजय भाई की हालत भी कुछ ऐसी ही है और यहाँ हमें नहीं लगा था कि तुम भी इतनी ज़्यादा बेचैन बैठी हो। तो श्री ने कहा, क्यों नहीं बेचैन होंगी, आखिर मेरी शादी है और इतने सालों बाद हम लोग शादी के बंधन में बंधने वाले हैं, तो एक्साइटमेंट तो होगी ना, है ना? अब चलो, बातों में टाइम वेस्ट मत करो और जल्दी से चलो। तभी निकू ने उसे रोकते हुए कहा, अरे दीदी रुको, पहले मुझे आपको अच्छे से जी भर के देखने तो दो। ये कहकर निकू थोड़ी दूर खड़ी होकर श्री को देखने लगी। श्री उसे लाल जोड़ में किसी अप्सरा की तरह बहुत ही प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। निकू ने बिल्कुल कादम्बरी जी की तरह श्री की बलाइयाँ लेते हुए कहा, हाय, नज़र ना लगी मेरी दी को, कितनी खूबसूरत जेठानी मिली है मुझे। निकू की हरकत पर आस्था और श्री दोनों को हंसी आ गई। तभी आस्था ने कहा, श्री क्यों ना पहले हम लोग कुछ सेल्फी बना ले, फिर चलते हैं ना नीचे। श्री ने कहा, यार तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम दोनों आपस में सेल्फी लेते रहो, मैं जा रही हूँ। तो आस्था ने उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, अरे अरे कहाँ चली, ऐसे तुम अकेले नहीं जा सकती। आंटी ने साफ साफ कहा है कि हम दोनों ही तुम्हें लेकर जाएंगे। अब चलो जल्दी से 2-3 सेल्फी क्लिक करो। ये कहकर आस्था ने अपनी फ़ोन में कैमरा निकाला। उसका कैमरा ऑन करते हुए कहा उसने, अब जल्दी से प्यारी स्माइल दो, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम तुम्हें ज़बरदस्ती सेल्फी के लिए फोर्स कर रहे हैं। श्री ने भी बहुत प्यारी पोज दी और निकू और आस्था तीनों ने मिलकर बहुत सारी सेल्फी क्लिक की। अब काफ़ी सारी सेल्फीज़ हो गई। तब श्री ने कहा, हो गई ना, अब जल्दी करो यार, क्यों देर कर रही हो? निकू ने अपने सिर पर टैप करते हुए कहा, अरे हाँ, हम तो भूल ही गए, मुहूर्त बीत जाएगा, जल्दी करो। दोनों ही अब श्री को लेकर रूम से बाहर चली गई। वहीं रणविजय की बेचैनी अपनी हदें तोड़ने वाली थी। अब उसे गुस्सा आ रहा था कि अभी तक उसकी दुल्हन मंडप में क्यों नहीं आई है। उसने एक बार फिर से उस तरफ देखा जहाँ से श्री आने वाली थी, पर इस बार तो उसकी नज़रें वहाँ पर थम ही गई, क्योंकि उसकी अप्सरा सी खूबसूरत बीवी श्री लाल जोड़े में किसी खिले हुए गुलाब की तरह उसके सामने मौजूद थी। रणविजय तो श्री को देखकर भूल ही गया कि उसके आसपास और भी कई सारे लोग हैं। वहीं श्री ने जब रणविजय को अपनी तरफ ऐसे देखते हुए देखा तो शर्मा कर अपनी नज़रें नीचे झुका ली। हालांकि श्री बड़ी एक्साइटमेंट के साथ वहां आई थी, लेकिन रणविजय की आंखों में देखते ही उसका गुलाबी चेहरा और भी ज़्यादा गुलाबी हो गया। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई मंडप की तरफ जा रही थी। वसुधा जी ने कादम्बरी जी से कहा, कितना प्यारा रूप आया है ना बच्ची पर। कादम्बरी जी ने भी कहा, हाँ तुम सच कह रही हो, ये रणविजय के प्यार का रंग है जो श्री के चेहरे पर नजर आ रहा है। वसुधा जी ने कहा, भगवान इन्हें हमेशा बुरी नज़र से बचा कर रखे, बिल्कुल राम सीता की जोड़ी बनाई है ऊपर वाले ने। रणविजय तब तक श्री को देखता रहा जब तक कि निकू और आस्था ने श्री को उसके बगल में नहीं बिठा दिया।
अब जाकर रणविजय के दिल को सुकून, ठंडक, चैन सा जाने क्या क्या मिल गया था, क्योंकि उसकी श्री अब उसके बगल में ही सर रख कर बैठी थी। पंडित जी ने एक बार फिर से शादी की रस्में शुरू कर दी। श्री और रणविजय दोनों ने ही तिरछी नज़रों से एक दूसरे की तरफ देखा। श्री ने जैसे आंखों के इशारे से ही पूछा, कैसी लग रही हूँ? तो रणविजय ने भी अपनी आंखों से इशारा करते हुए कहा, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। रणविजय की आंखों में अपनी तारीफ देखकर श्री ने वापस अपनी नज़रें झुका ली। पंडित जी ने कहा, अब दोनों वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाइए। रणविजय ने श्री का हाथ पकड़ा और फेरों के लिए खड़ा हो गया। श्री भी रणविजय का हाथ थामे खड़ी हो गई। आस्था ने आकर उन दोनों का गठबंधन किया और इसी के साथ फेरों की रस्में पूरी होने लगी। हर फेरे के साथ दोनों ही दिल में एक दूसरे को अपने प्यार भरे बंधन में बंध रहे थे और एक दूसरे से वादा कर रहे थे हमेशा के लिए साथ रहने का। जिंदगी के हर मोड़ पर, हर मुसीबत में, हर खुशी में एक दूसरे की ढाल बनने का। इसी तरह से सातों फेरे पूरे हुए। पंडित जी ने उन्हें वापस बैठने के लिए कहा तो दोनों ही वापस अपनी अपनी जगह बैठ गए। अब पंडित जी ने कहा, रणविजय बेटा, ये लो, वधू की मांग में ये सिंदूर भर दो। रणविजय ने सोने के सिक्के से श्री की मांग में सिंदूर भरा। ये मोमेंट इतना ज़्यादा इमोशनल था कि श्री की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। ये तो उसका दिल ही जानता था कि कितना कुछ बर्दाश्त किया था उसने, और उसके बाद जाकर अब उसकी ज़िंदगी में और उसके दामन में ये खुशियाँ आई थी। वहीं रणविजय के लिए भी ये पल काफ़ी इमोशनल भरा था। इस वक्त उसका दिल बड़े जोरों से धड़क रहा था। फिर उसने अपने नाम का एक खूबसूरत सा डायमंड का मंगलसूत्र श्री के गले में पहना दिया। इसी के साथ श्री और रणविजय दोनों ही हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। पंडित जी ने कहा, अब आप दोनों पति पत्नी हुई। भगवान आप लोगों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे। इसी के साथ वहाँ पत्थरों में जोर से हुटिंग करते हुए कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रो, आखिरकार आपको अपनी दुल्हनिया मिल ही गई। रणविजय ने उसे एक नज़र देखा और अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, इसकी नौटंकी कभी ख़त्म नहीं होती है। तभी श्री ने हंसते हुए कहा, वो बहुत खुश है हमारे लिए। होने दो ना, तुम कितना जल रहे हो। रणविजय ने श्री से कहा, ओ हेलो, अब तुम मेरी बीवी हो, अपने दोस्त का पक्ष लेना बंद कर दो। तो श्री ने उसे घूरते हुए कहा, अब वो मेरा देवर भी है, अब डबल रिश्ता है उसके साथ, तो पक्ष तो मैं लूँगी ना। अब परिवार के लोग उन दोनों की ये नोक झोंक देख कर मन ही मन हंस रहे थे। वस्ता जी ने कहा, इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता, अभी मियाँ बीवी बने नहीं हैं और उनके झगड़े अभी से शुरू हो गए। अमन ने कहा, अरे बस भी करो यार, अब जल्दी से खड़े होकर सभी का आशीर्वाद तो लो, फिर आगे की रस्म पूरी नहीं करनी क्या? रणविजय ने पूछा, अब कौन सी रस्म रह गई है? शादी तो हो गई है। तभी अमन ने कहा, अरे तुम समझ नहीं रहे हो, रस्म कौन सी है? तो दोस्तों, अब आगे इस कहानी में क्या नया ट्विस्ट आने वाला है, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुनें, जो जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा।